नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 8 सामाजिक व राजनीतिक जीवन अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आपराधिक न्याय व्यवस्था क्या है? जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की भूमिका होती है। उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। यानी पुलिस किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दे सकती, बल्कि उसे न्यायालय में पेश किया जाता है। उसके खिलाफ सबूत जुटाए जाते हैं और सबूत जुटाने के बाद पुलिस क्या है, उसको अदालत में पेश करती है और अदालत उसके आरोप तय होने के बाद सज़ा सुनाता है। यानी दोषी को अपराधी अदालत ही दे सकती है, ना कि पुलिस। संविधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का मतलब क्या होता है? क्या आपने FIR के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझाने की चेष्टा करेंगे न्याय की प्रक्रिया किस तरह चलती है। आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने इस वास्तविक उदाहरण में जिक्र किया। फलस्वरूप इस प्रक्रिया को समझना और महत्वपूर्ण होता है अगर कभी ऐसा मौका आता है जब यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है। इसमें वाक्य में क्या है? सुधा, मुझे पक्का पता है कि यहाँ रखा था। ठीक है, ये कहानी है। मुझे सोने की जंजीर नहीं मिल रही, दराज में भी नहीं। मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया। कमरे में सफाई करते हुए हैं, ज़्यादा ही समय लगाती है। शांति हेम ब्रह्म पिछले 3 साल से हम मकान में काम कर रही है। शांति, क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूँगी। हमने पुलिस को बुला लिया। अगर तुमने हार लिया तो अभी लौटा दो। नहीं मैडम, मैंने चुराया नहीं है। शिंदे साहब शांति से बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वह शांति को चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने दिया है और वही उसी का पैसा है, हार बेचकर दिया। साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल से पैसा जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम, मैं बेगुनाह हूँ। मिस्टर शिंदे थाने पर पहुंच जाते हैं। जी कहिए। मैं FIR लिखवाने आया हूँ। मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर FIR दर्ज कर लेते हैं। शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। अब मैं उस चोरी के बारे में श्री शिंदे उसकी पत्नी के बयान में दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे को सील करके या सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए। मैं हार नहीं चुराया, यह मेरी मेहनत की कमाई है। शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। उसने सोने का हार चुराया है। तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। लेकिन मैं वकील की फ़ीस कहाँ से लाऊंगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने हमारी सारी कमाई तहसील करके अपने पास रख ली है। सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन हवालात में रखते हैं। उसे सब इंस्पेक्टर राव कई कांस्टेबल पीटते हैं, गालियाँ देते हैं और उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले। कि वे उसे यह मनाने को कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों को एक गिरोह चलाते हैं और गिरोह घरों में चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस में गहनों के गायब होने की
कुछ और शिकायतें भी आ चुकी हैं। जब सुशील बार बार यही कहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। अदालत के 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही। वह गहरे सदमे में हालात में है। वह डरी हुई है कि मुकदमा का क्या निकलेगा, मेरा क्या होगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई और हम लोगों को पैसा बचाया था। क्या वह मुझे वापस मिलेगा? यह मेरे मुकदमे के कागज अधिवक्ता कमला राय शांति की अदालत में मिलते हैं। अदालत शांति का आरोप लगाती है कि उसे श्रीमती पैसा का चुराया और चोरी के हार बेचकर शांति को 10,000 रुपये मिले उसके पास पाए गए। मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। उन्हें शांति के बक्से 10,000 रुपये मिले तो उन्हें लगता है कि उसे हार बेचकर पैसा हासिल कर लिया था, लेकिन यह हम दोनों के बचत का पैसा है। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। श्रीमती और श्री शिंदे को पेश करता है, मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? मैंने सोने का हार गदराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया। शांति के अलावा कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं आता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसकी तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है। इसके बाद अधिवक्ता श्रीमती शिंदे की जिरह करते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांति की चोरी करते हुए नहीं देखा? नहीं, आपने शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब शांति ने आपके घर का काम कर रही है, तब से कोई भी चीज़ उसके घर की चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती हैं। अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है। उन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री राय यह साबित कर देती है कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति कमाई की रकम हो सकती है। जब मुकदमे खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है, तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवकों को एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उसके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील इस बात को अधिवक्ता राय को बताता है। तब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया? न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों का बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने यह दलील देते हैं कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। शांति को चोरी के इल्ज़ाम में बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये उसके पास से बरामद किए थे, उन्हें भी आपको लौटा दिया जाए। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही का खास तौर पर ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति को जेल जाना पड़ा। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी प्राधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। यहाँ प्रश्न आ जाएगा कि न्यायाधीश व्यवस्था के मुख्य 4 लोग कौन कौन हो सकते हैं? पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये चारों मेन पड़ाव होते हैं। और अगर ये ईमानदार हैं, सही हैं, तो हमें सही न्याय मिलता है। अगर ये भ्रष्टाचारी हैं तो हमें न्याय में देरी हो जाती है और गलत व्यक्ति के साथ अन्याय होता है। इस मामले में आपको इन चारों की भूमिका भी देख लिया। आइए इनकी भूमिका को व्यापक स्तर पर देखें। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? यह प्रश्न है कि अभी पुलिस की अपराधी की जांच में क्या सबूत है। पहला है, पुलिस एक महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जाँच करना। जाँच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों के आरोप का दोषी साबित हो दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसे कि अध्याय की शुरुआत में कहा गया था कि यह तय करना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या निर्दोष। दूसरी इकाई में कहा आपने कानून के शासन के बारे में, इसका मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इस कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की गिरफ्तारी, हिरासत
और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी ताने, पीटने, गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए पुलिस किसी भी सज़ा नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं। पहला है कि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कारण से गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका कारण बताना होगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने क्या है उसे पेश करना होता है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी के साथ दुर्व्यवहार या यातना या मारपीट नहीं की जाती। पुलिस हिरासत में दिए गए कबालिया बयान के आरोपी खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक को किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस व अन्य संसाधनों के कुछ खास शर्तों की प्रक्रिया तय की गई। इन नियमों को D.K. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार है। नंबर 1, गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पोशाक और उसकी पहचान, नाम, पट्टीदार पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तार संबंधी पूरी जानकारी या कागज तैयार किया जाए। उसके गिरफ्तारी होने का समय व तारीख उल्लेख होना चाहिए। इसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए हिरासत में रखे गया जिसे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को उसे किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति या दोस्त या संबंधी उस जिले के बाहर रहता हो तो गिरफ्तार के समय स्थान, हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जाती है। धन्यवाद।